हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि हमने अपने चैप्टर नंबर 3 की पार्ट 2 वाला जो वीडियो करा था, उसमें हमारा एक टॉपिक आया था रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग का। रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग जो है वो हमारा आया था सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग वाली टॉपिक में। नाउ ये रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने लिया हुआ है इंस्टीट्यूट के RTP May 21 वाली में से। उसमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे आइडिया बता रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद वहाँ पे जाकर सॉल्व करना है। रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग का क्या है, इसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ। RTP May 21, ठीक है ना। अब रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग का क्या है, एक बार क्वेश्चन से आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। कल हम उसमें टॉपिक में बात कर रहे थे कि बाइनरी वेट क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, हम कैसे करके रीअरेंज करेंगे। हमारा उसमें दो दो थे कि हम एक तो पार्ट बेस कर सकते हैं या प्लांट बेस कर सकते हैं, या पार्ट और प्लांट बेस कर सकते हैं। जो पार्ट और प्लांट बेस हम करते हैं वो हमारा रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग में आता है। अब उसमें क्या है, इसका क्वेश्चन का एक बार देखते हैं। इट हैज़ बीन रिजॉल्व दैट सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग शैल बी अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन द रिसेंट बोर्ड मीटिंग ऑफ रैप्टर बियरिंग एंड शाफ्ट लिमिटेड in favor of resolution. Mr. Nayak, who is responsible for production and operation function, gave a briefing over different layouts of cell. The managing director, Mr. Sayal, believes that each possible cell formation and layout need to be studied in advance by a cross-functional team. ये पूरी एक कहानी दे रखी है कि मिस्टर नायक है, मिस्टर सयाल हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन टीम को दोबारा से स्टडी करें एडवांस तरीके से। Chief HR Officer Mr. Mishra shown his concern over the utility of cellular manufacturing to enhance productivity. In response to him, Mr. Nayak mentioned, although scientific management is quite an old theory of management pronounced by Frederick Winslow Taylor, which analyzes and synthesizes workflow with the objective of improving economic efficiency, especially labor productivity, but still has relevance. This relevance multifolds when time and motion studies are considered in nexus with cellular manufacturing. ये cellular manufacturing के यहाँ पे बता रखा है कि cellular manufacturing लगाने से हमको क्या मिलेगा, मतलब क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। Mr. Nayak constituted a cross-functional team with the term of reference stated in the said board resolution. You are also part of team as a representative of management accounting division. The team started with the study of different possible layout and machine cell design. While analyzing the production flow, it observed that the five different part component P101, 104, 105, 107, 108 are complexly involved in processing at five different machine M2, M7, M13, M13A, M15. तो इसमें ये क्या कह रहा है कि हमारा जो ये सारे प्रोडक्ट है ना, ये 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 इस मशीन में यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे P101 प्रोडक्ट है ना, वो मशीन 1 पे भी आ रहा है, मशीन 13 पे भी आ रहा है। P104 जो है ना, वो मशीन 7 पे भी आ रहा है, मशीन 13A पे भी आ रहा है। तो ऐसे मल्टीपल एक प्रोडक्ट के लिए दो मशीनें चाहिए। तो हम ऐसा क्या ऑर्डर बनाएं कि हमको दिक्कत ना पड़े कोई भी, कि हमारा जो यू शेप्ड बना है उसमें हम ऐसी कौन कौन सी मशीन्स रखें कि हमारे सारे प्रोडक्ट इजीली, मतलब सब कुछ मूव हो जाए और हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, प्लस प्रोडक्शन भी अच्छे से हो जाए। तो एक बार ये देखते हैं कि रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग काम कैसे करता है। अब आगे ये बोल रहा है कि P101 रिक्वायर प्रोसेसिंग एट M2 M13 वेयर P104 रिक्वायर प्रोसेसिंग एट M7 एंड M13 है। तो मतलब ये कुछ बस सिंपल वही दे रखा है, ऐसा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस डिफाइन कर दिया। इंटरप्रेट करने का मतलब इंटरप्रेट करा हुआ है, ये कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं है। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्कस द कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय मिस्टर मिश्रा ओवर द यूटिलिटी ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें आ जाता है हमारा रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग वाली बात। इस वाली में नहीं, सॉरी, ये तो हमारा कंसर्न एक्सप्रेस भाई, ये तो सारा थ्योरी पार्ट है। इसका आप आंसर देख लेना सीधा May 21 वाली RTP से, थ्योरी वाला पार्ट है। एक्सप्लेन ऑन यूटिलिटी एटलीस्ट 3 मशीन सेल डिजाइन विच कैन बी यूज। ये दोनों क्वेश्चन वहीं से, जिस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हम उस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड लॉजिकल पार्ट फैमिलीज एंड मशीन ग्रुप बेस्ड अपॉन पार्ट मशीन इंसिडेंट मैट्रिक्स टू शोकेस मशीन पार्ट ग्रुपिंग यूजिंग रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। अब रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग हमारा कैसे चलेगा, एक बार हम यहाँ पे अपना सारा लिख लेते हैं।
पर्टिकुलर्स, और सारे मशीन सारे पार्ट्स का नाम लिख लेते हैं। कितना है? 1 4 5 7 8। 1 4 5 7 8। ठीक है ना? उसके बाद अपना मशीन भी लिख लेते हैं, कौन कौन सी मशीन है। 2 7 13 13 A 15। 2 7 13 13 A एंड 15। M M M M। मैं इसको कोशिश करता हूँ, ये छोटा हो सकता है तो छोटा हो जाए। नहीं हो रहा है ये छोटा। कोई नहीं, हमने शीट ही छोटी कर ली, कोई इश्यू नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार हम इसमें पूरा देख लेते हैं कौन कौन सी मशीन किस में आ रही है। M2 M13, ये तो इसमें 1 1 आ रही है। M2 M13 इसमें और इसमें आ रही है P104। 105 इसमें आ रही है हमारी M13A में। उसके बाद 105 13A में आ रही है 13 15। एक 13 में आ रही है, एक इसमें आ रही है और एक इसमें आ रही है। ठीक है ना? तो ये पार्ट, ये हमारे मतलब इस ये जो पार्ट है ना वो इस मशीन में जाके यूज़ हो रहा है। तो हम इसको कैसे करके अरेंज करें कि हमारा एक सेल बन जाए मशीन्स का उसके पार्ट्स के करस्पॉन्डिंग। हम इसको कैसे करके अरेंज करें? अभी क्या होगा कि प्रोडक्ट 101 को भी 2 की ज़रूरत है और 13 की भी ज़रूरत है। सेम ऐसे ही 104 को 7 की ज़रूरत है, 13A की ज़रूरत है। अब 13A की ज़रूरत 105 को भी है, अब 13 की ज़रूरत 107 को भी है, 7 की ज़रूरत 1808 को भी है, 104 को भी है। तो कोई प्रोडक्ट कभी किसी मशीन पे जा रहा है, कभी किसी में जा रहा है। तो हम कैसे करके अरेंज करें कि हमारा एक सेल अच्छे से बन जाए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेल बन जाए। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम बाइनरी वेट असाइन करेंगे। देखो बाइनरी वेट हम कैसे कर सकते हैं? हम रो वाइज भी कर सकते हैं। ऐसा जो हमारे चल रहा है ये रो है सारी है, हम रो वाइज भी कर सकते हैं, हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ये जो कॉलम चल रहे हैं ना, एक कॉलम वाइज। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करता है? इंस्टीट्यूट रो वाइज करता है। स्टार्ट जो करता है रो वाइज करता है, हम पहले रो वाइज से करेंगे। और जो हम रो वाइज का जो बाइनरी वेट असाइन करेंगे ना, वो करेंगे हम आपका यहाँ से लास्ट वाले कॉलम से। जो भी नंबर ऑफ कॉलम है ना, वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो हम बाइनरी वेट असाइन करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। जहाँ तक चलता जाएगा ना, 2 की पावर 5 6 7 जहाँ तक है वहाँ तक चलते जाएंगे। लेकिन हम चलेंगे वैसे ही। अब इसका हम निकालेंगे 2 की पावर 0 1 2 4, ये हमारा हो गया 8, ये हो गया हमारा 16। ये हमारा बाइनरी वेट असाइन हो गया। मैं एक बार इसको रब करके दोबारा लिख देता हूँ, बाइनरी वेट डायरेक्ट। ठीक है ना? तो जिससे कि आपको आगे क्या कहते हैं, बस ये याद रखना 2 की पावर 0 से चलेगा। 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना आगे तक है, फिर उसका हमको पावर करके सॉल्यूशन निकाल देना है। तो एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 4 8 और 16। ये हमारा बाइनरी वेट असाइन हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग अब हम निकालेंगे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल इक्विवेलेंट ये हमारा बाइनरी वेट हो गया। बाइनरी वेट ये हमारा हो गया डेसिमल इक्विवेलेंट। ओके, डेसिमल इक्विवेलेंट। अब हमको कैसे करना है? इसका बाइनरी वेट इस सब पे असाइन करना है और फिर उसके बाद हमको रैंक निकालनी है। मेरे पास रैंक निकालने के लिए थोड़ी सी जगह कम बची है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमको इस पे असाइन करना है, ये जो बाइनरी वेट है हमको इस पे असाइन करना है। तो एक हमारा आ गया इंटू 16। ओके,
देन 0 into 16, 1 into 16, 0 into 16, 0 into 16। अब इसमें हमारा ये देखो, सॉरी 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 सॉरी, एक गलती हो गई। ये बाइनरी वेट ऐसे ऐसा नहीं करना, ये छोटी छोटी गलतियाँ ना एग्ज़ाम में गलती करा देगी। हमको बाइनरी वेट जो असाइन करना है ना, वो हर एक उस पर करना है। 1 into 16, 0 into 8, 4, 0 into 4, 0 into 2। अब आपको एक बार मैंने गलती कर दी, आपको हमेशा याद रहेगी कि इस तरीके से नहीं करना है। 0 into 1, ये हमारा बाइनरी वेट, इसका टोटल कितना आ जाएगा? 16। सेम ऐसे ही अब दूसरे वाले का करना है। 0 into 16, 1 into 8, 0 into 4, 0 into 2, 0 into 1। तो इसका हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 9। 8 into 1 8 और 1 into 1, सॉरी 1 into 1, 1 into 8 8 और 1 + 1 1। ऐसे ही यहाँ पे दोबारा 16, 0 into 8, 0 into 4, 1 into 2, उसके बाद 0 into 1। इसका कितना हो जाएगा? 16 और 2 18। देन उसके बाद इसका कितना हो जाएगा? 0 into 16, 1 into 8, 1 into 4, 0 into 2, 0 into 1। ये हमारा हो जाएगा 8 और 4 12। और यहाँ पे 0 into 16, 0 into 8, 0 into 4, 1 into 2, 0 into 1। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। अब हम एक बार देखें तो ये हमारी रैंक नहीं बनी। ये रैंक का मतलब हो गया जब हमारा 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से सब कुछ आ जाए। अभी हमारा कैसा आ रहा है? हमारी सबसे हाईएस्ट कितनी है? 1, ये है। उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा आता है? ये 2 है। फिर हमारा कैसा आता है? ये हमारा 3rd है। उसके बाद ये हमारा आता है 4th, और ये हमारा आता है 5th। ठीक है ना? अब हम ये हमारी रैंक आ गई। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे और इसका हम फिर से इसी सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन पर अब की बार करेंगे हम कॉलम टू रो वाइज। कॉलम कॉलम टू रो वाइज। अब वो कैसे करेंगे एक बार दिखाता हूँ। हम यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पार्ट्स हमारे ऐसे ही रहेंगे, पार्ट्स हमारे सेम ऐसे ही रहेंगे। P101, P104, P105, P107 और P108। हमारी मशीन रीसफल हो जाएंगी। कैसे? ऐसे M13 पहले आ जाएगी क्योंकि M13 फर्स्ट थी। तो M13 में जहाँ जहाँ हमारी वैल्यू थी वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। पहले हम सारी मशीन को अरेंज कर लेते हैं। M13, उसके बाद सेकंड हमारी कौन सी आ रही है? M2। फिर हमारी थर्ड कौन सी आ रही है? M13A। फिर हमारी कौन सी आ रही है? M13A के बाद M7, M7 एंड M15, M7 M15। इसमें ना पूरा ध्यान से करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन पूरा 20 मार्क्स का आएगा। M13 में हमारा कहाँ का थी वैल्यू? P101 पे थी और P107 पे थी। M13 M2 में कहाँ थी हमारी? 1 यहाँ पे थी, सिर्फ 1 थी, 1। फिर हमारी M13A पे हमारी कहाँ थी? P104 105 पे थी, 104 105। M7 में हमारी कहाँ थी? M7 में थी हमारी P104 108 पे, 104 108 पे। देन उसके बाद M15 पे हमारी कहाँ थी? हमारी थी 1 into 2 पे, 107 पे, सॉरी हाँ 107 पे थी, 107 पे थी। अब हम क्या करेंगे? अब हम बाइनरी वेट असाइन करेंगे यहाँ पे। और बाइनरी वेट हम फिर से वैसे ही असाइन करेंगे अपना लास्ट से। हमेशा इसमें भी हमने लास्ट से पहले आए थे इधर की तरफ, और इसमें भी हम लास्ट कॉलम से चलेंगे, उसमें हम लास्ट रो से चले थे। तो वही 2 की पावर 0 1 2 4 8 16। अब हम कैसे करके असाइन करेंगे दिस इनटू दिस, और हम इसका अब निकालेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट। फिर हम इसकी रैंक निकालेंगे। तो 16 into 1 और 8 इन 8, ये हमारा कितना आ गया? 16 और 8
कितना आ गया 24। देन उसके बाद वन इसमें कितना आ गया हमारा 4 और 2 6, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा कितना आ गया 4, इसमें कितना आ गया हमारा 16 1 17, और इसमें कितना आ गया हमारा 2। अब हम इसकी रैंक देखें तो इसकी रैंक हमारी क्या आई है, अगर हम इसको रैंक करें 1 2 3 4 और 5, ये हमारी इसमें रैंक आई है। अब हम इस रैंक के अकॉर्डिंग फिर से हम इसको रीशफल करेंगे। अब हम इसको रैंक के अकॉर्डिंग इसको फिर से रीशफल करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें हमने क्या करा है कि हमारी रैंक तो आ गई 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। अब नाउ हम क्या देखेंगे इसमें, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें हमारी मशीन फिक्स रहेंगी। पहले हम जब रो वाइज चल रहे थे, अपना बाइनरी वेट हमने रो वाइज असाइन करा था, तो हमारे प्रोडक्ट फिक्स रहे थे। ये प्रोडक्ट फिक्स रहे थे किधर, ये यहाँ पे, ये सारे प्रोडक्ट फिक्स रहे थे, ठीक है ना। तो अब की बार हमारा क्या फिक्स रहेगा, अब की बार हमारा फिक्स रहेगा अब की बार हमारा फिक्स रहेगा मशीन। तो हमारे पहले हमारी प्रोडक्ट फिक्स रहे थे, तो हमारी मशीन ने वेरी करा था, ये मशीन ने सारी वेरी करा था। अब हमारे क्या करेंगे, अब हमारा जो हमने हमने कॉलम वाइज अपना बाइनरी वेट असाइन करा है, तो हमारा क्या फिक्स रहेगा, हमारी मशीन फिक्स रहेंगी। अब हमारे प्रोडक्ट वेरी करेंगे। तो पहले हम प्रोडक्ट लगा लेते हैं। पहले प्रोडक्ट की किसकी आई है, P101 की फर्स्ट रैंक आई है। उसके बाद हमारी सेकंड किसकी आई है, P107 की आई है। उसके बाद हमारी थर्ड किसकी आई है, थर्ड आई है P104 की आई है, 104 की आई है P104। उसके बाद हमारी फोर्थ किसकी आई है, हमारी फोर्थ आई है P105 की। और फिर हमारी लास्ट जो आई है P108 की आई है। अब मशीन हमारी फिक्स रहेगी। मशीन पहले वाले की नहीं लेनी है कि पहले वाले की हम ले लें, मशीन अब हमारी सेकंड वाले की लेनी है। M13 M2 M13A M7 M15 और अब हम इस पर वेट असाइन कर देंगे। M13 का हमारा P101 का कितना आ गया, 1 और 1। P107 का क्या आ गया हमारा, 1 स्टार्टिंग में और 1 लास्ट में। देन हमारा P104 का क्या आ गया, 13A 7 पे, 13A एंड 7 पे। 107 आ गया, 104 आ गया। देन हमारा 105 हमारा आ गया M13A पे। और 108 हमारा आ गया M7 पे, ठीक है। नाउ हम फिर से, पहले हमने रो वाइज करा, फिर हम पहले हमने रो बाइनरी वेट असाइन करा रो वाइज, फिर हमने कॉलम वाइज। अब हम फिर से करेंगे रो वाइज। इसमें तब तक चलते जाना है जब तक 1 2 3 4 5 नहीं आ जाए, 1 2 3 4 5 ना आ जाए, तब तक चलते रहना। अब हम इसमें बाइनरी वेट असाइन करेंगे, वही 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 1 2 4 8 एंड 16। अब हम इसमें अपना डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए फिर से हम वही करेंगे, 16 इंटू 1 और 8 24, ये हमारा ये आ गया। देन हमारा सेकंड के लिए आ गया 16। देन हमारा थर्ड के लिए क्या आ गया, थर्ड वाली मशीन के लिए 4 और 2 6 आ गया हमारा, 4 और 2 6 आ गया। थर्ड वाली के लिए 4 और 2 6 आ गया, हाँ। और फोर्थ वाली के लिए 4 इंटू 1 5 आ गया, और इसका आ गया 8। हो गया काम खराब। ये हमारा क्या आ गया था, 1 2 3, ये 3 नहीं है, 3 हो गया हमारा, ये 4 और 5। यानी कि हमने पहली बार करा तो हमारा 1 2 3 4 5 नहीं आया, दूसरी बार करा तो हमारा 1 2 3 4 5 नहीं आया, तीसरी बार करा 1 2 3 4 5 नहीं आया, 1 2 4 5 आ गया, 3 हमारा लास्ट में आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को अपने फिक्स रखेंगे। अब प्रोडक्ट को फिक्स रखेंगे और कौन वेरी करेगा, अब मशीन वेरी करेगी। हमारा P0101 था। देन उसके बाद हमारा क्या था 7 4 5 8, 7 4
5 और 8। और हम रैंक के अकॉर्डिंग अगर मशीन को फिट करें तो हमारी मशीन क्या आ जाएगी, M13 फर्स्ट पे, M13 फर्स्ट पे आ जाएगी, M13 फर्स्ट पे आ जाएगी। देन हमारा M सेकंड पे आ जाएगी M2, फिर हमारी M2 आ जाएगी। उसके बाद हमारा थर्ड पे कौन सी आ जाएगी, थर्ड पे आ जाएगी हमारी M15, M15 हमारी थर्ड पे आ जाएगी। देन हमारी फोर्थ पे कौन सी आएगी, फोर्थ पे आ जाएगी हमारी M13A, फिर M7, M13A एंड M7। नाउ हम फिर से अपना M13 पे हमारी कौन कौन सी मशीन लग रही थी, M13 पे हमारी कौन कौन सी लग रही थी, M13 पे हमारी लग रही थी 101 में लग रही थी, 107 में लग रही थी। देन हमारी दूसरे सेकंड रो पे कौन कौन सी आई थी, सेकंड पे आई थी हमारी M2 हमारी P101 पे लग रही थी, P101 पे लग रही है। देन हमारी थर्ड कौन सी लग रही थी, थर्ड हमारी लग रही है आपकी, थर्ड लग रही है M15 पे, वो सॉरी M15 वाली लग रही है थर्ड, M15 हमारी थर्ड है और वो लग रही है 107 पे, 107, ये हमारी 107 पे लग रही है। नाउ उसके बाद हमारी फोर्थ मशीन थी M13 है, वो 104 105 पे लग रही है, 104 और 105 पे लग रही है। नाउ उसके बाद हमारा लास्ट में कौन सी थी, फिफ्थ M7, वो हमारी 104 108 पे लग रही है, 104 और 108। ये हमारी मशीन, ये हमारे सारे प्रोडक्ट इस तरीके से हमारे अरेंज हुए। नाउ हम फिर से वही काम करेंगे, पहले हमने क्या कर लिया था, हमने लास्ट रो वाइज कर दिया था, अब हम फिर से कॉलम वाइज चलेंगे। तो कॉलम वाइज हम अब बाइनरी वेट असाइन कर रहे हैं, बाइनरी वेट असाइन कर रहे हैं 2 4 तो सॉरी 1 2 की पावर 0, 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, तो 2 4 8 एंड 16। और अब इस पर हम अपना निकालते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट। अब हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 16 और 8 हमारा 24 आ जाएगा, 1 इंटू 16 और 1 इंटू 8, बाकी 0 0 0। अब 16 और 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 16 इंटू 16 4 इंटू 4 इंटू 1 4, 20 हो जाएगा, बाकी सब 0 0। फिर उसके बाद हमारा 2 और 1 3, देन उसके बाद 2 और 1 3, इधर हमारा आ जाएगा 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 1। आ गया हमारी रैंक क्या आ गई, 1 2 3 4 और 5, यही हमको चाहिए था। अब इसमें देखिए हमारी क्या बन रहा है, अब हमारा क्लस्टर कैसे बन जाएगा, हमारा क्लस्टर बन जाएगा आराम से कि P107 P101 और P107 को कौन कौन सी मशीन चाहिए, इनको चाहिए 3 मशीन, और P107 सॉरी दोबारा, इनको चाहिए 3 मशीन, ठीक है ना। और इनको चाहिए P104 105 108 को M13A और M7, ये इनको चाहिए, ये इनको चाहिए। थोड़ा स्क्वायर में अच्छे से हो जाए, यस, ये इनको चाहिए। तो अब हमारा क्लस्टर क्या बनेगा, एक क्लस्टर बनेगा हमारा ये, जिसमें कौन कौन सी मशीन होंगी, M13 M2 और M15, ये M13 हो गई, ये M2 हो गई और ये M15 हो गई। तो इसमें हमारा कौन कौन सा आ गया, P101 और 107, इसमें हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट रूट करेंगे, P101 और P107। और ये हमारा एक दूसरा क्लस्टर बन गया, इसमें हमारी कौन कौन सी मशीन आ गई, M13 और 13A, और एक आ गई हमारी M7। इसमें हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट रूट करेंगे, 104 105 108, 104 105
एंड 108। यही आपको क्लस्टर बनाना था कि हमने दो पढ़े थे, हम अपना क्लस्टर कैसा बना सकते हैं, पार्ट बेस बना सकते हैं, या तो हम पार्ट पार्ट बेसिस पे बना सकते हैं, या फिर हम किस बेसिस पे बना सकते हैं, मशीन बेसिस पे बना सकते हैं, या फिर हम पार्ट और मशीन बेसिस पे बना सकते हैं। तो ये जो हमने बनाया है वो पार्ट और मशीन बेसिस पे बनाया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसमें। आपके मॉड्यूल में ये तो आपकी हाँ चलो आरटीपी में पहले आंसर देख लेते हैं इसका। आरटीपी जो है ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था 4, ये वाला क्वेश्चन, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था, हमने इसको निपटा दिया। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर है हमारा ये। देखो पहला उन्होंने ऐसा करके अरेंज करा बाइनरी वेट, फिर उसके बाद रैंक करी, फिर उन्होंने असाइन करा, फिर रैंक करी, फिर असाइन करा, फिर रैंक करी, फिर असाइन करा, फिर रैंक करी। इनका भी यही सेम आंसर आया था कि एम P101 107 को कौन कौन सी मशीन चाहिए, ये मशीन्स चाहिए, और 104 105 108 को कौन कौन सी मशीन चाहिए, उनको ये मशीन्स चाहिए, ये दो। तो इनका क्लस्टर, एक क्लस्टर बन गया ये, और एक क्लस्टर बन गया इनका ये। P107 के बेसिस पे ये मशीन का क्लस्टर बन गया, और ये प्रोडक्ट के बेसिस पे इस मशीन का क्लस्टर बन गया। यही है हमारी रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग, ठीक है ना। अब इसके जो हमारा कल कॉन्सेप्ट इनसाइट जो हमारा कल दिखाया हुआ था, जो मैं आपको मॉड्यूल में दिखाना चाह रहा था कि हम कैसे बना सकते हैं, ये तो पार्ट के बेसिस पे बना सकते हैं, या मशीन के बेसिस पे बना सकते हैं, या फिर मशीन और पार्ट के बेसिस पे बना सकते हैं। मशीन और पार्ट के बेसिस पे जो बनेगा वो रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग के बेसिस पे बनेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ओके ना। अब इसके जो हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एक बार उसका देख लेते हैं आंसर क्या है। कि ये बोलना चाह रहा है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इज अ लीन वे टू एनहांस प्रोडक्टिविटी बाय इंप्रूविंग द सेलुलर परफॉर्मेंस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम एंड मोशन involved in the production. Cellular manufacturing is an application of group technology in the manufacturing in which all or a portion of a manufacturing system has been converted into manufacturing cell. या तो पूरा या फिर कोई भी पार्ट, कोई भी एरिया वो मैन्युफैक्चरिंग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। Here it is important to note that a manufacturing cell is a cluster or a machine process located in close proximity and dedicated to the manufacturing cell or part of product. इसके हम क्या क्या बेनिफिट होंगे, हमारे बेनिफिट ये होंगे कि हमारे स्टेप कम हो जाएंगे, हमारा लीड टाइम कम हो जाएगा, हमारा बेटर यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा, बेटर रीशेड्यूलिंग, ईजर टू कंट्रोल, ये हमारे सारे इसके बेनिफिट हो जाएंगे। तो एक बार इसको आप देख लेना। और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन पूछा था उस दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हमारा ये है, मशीन सेल डिजाइन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मशीन्स एंड द डिग्री टू विच द मटेरियल फ्लो इज मैकेनाइज्ड बिटवीन द मशीन। द मोस्ट कॉमन डिजाइन आर सिंगल मशीन सेल, या फिर ग्रुप मशीन सेल विद मैनुअल हैंडलिंग। दो तो हमारे सामने ये आ गया कि या तो सिंगल मशीन का एक सेल बना दो, या फिर ग्रुप मशीन को बना दो और उसमें मैनुअल हैंडलिंग लगा दो। जो ग्रुप मशीन का बनेगा वो हमारा किस टाइप से बनेगा, वो यू शेप्ड बनेगा। हमने बनाया था ना कि ग्रुप ऑफ मशीन उसमें लग गई, ये ग्रुप ऑफ मशीन लग गई, और एक मैनुअल बंदा है वो इसको हैंडल कर रहा है, तो ये हमारा वो बन गया। या फिर एक सिंगल सेल का बना दो, सिंगल एक मशीन लगी हुई है, सॉरी ये इस तरीके से नहीं, या फिर इस तरीके से बना दो कि एक मशीन ही लगा दो, वो एक सेल का बना दो, या फिर ग्रुप मशीन लगा दो, सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग, कि भाई आधा तो मैनुअली बंदा काम कर रहा है और आधा मशीन्स कर रही हैं। या फिर फ्लेक्सिबल कर दो, इज अ हाईली ऑटोमेटेड मशीन सेल इन अ ग्रुप टेक्नोलॉजी दैट कंबाइन ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग स्टेशन विद अ फुल्ली इंटीग्रेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो एक बार इसके आप आंसर ये देख लेना आरटीपी में से। बाकी आपका ये रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग में एक मेजर जो था वो यही था, बेनिफिट और वो तो आप अलग से देख सकते हो। आज की तो इस वाली क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और आप आई होप आपको रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग समझ में आ गया होगा। अब हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, सो थैंक यू, बाय।